गुड मॉर्निंग। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन अध्याय 5 पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस पढ़ रहे हैं। तो अपन पिछले अध्याय में गैसीय संयोजन के नियमों को देख रहे थे। तो गैसीय संयोजन के नियमों में अपना नियम आवोगाद्रो का नियम बचा था। तो आवोगाद्रो के नियम के लिए अपन आगे चलते हैं कि आवोगाद्रो का नियम क्या है। तो आवोगाद्रो का जो नियम है वो सिंपल है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में उनके अणुओं की संख्या भी समान होना चाहिए। अगर हम बात करें कि स्थिर दाब व स्थिर दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या अगर n है तो फिर अनुपाती यही आवोगाद्रो का नियम है। तो आवोगाद्रो का नियम है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यही आवोगाद्रो का नियम है, यानी कि Vn को अनुपाती n। अब आगे आते हैं गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत। तो देखो, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत की कुछ मूलभूत अभिक्रिया निम्नलिखित है। अपन ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आप जानते हो कि गैसों के अणु गोलाकार होते हैं। देखा तो नहीं, लेकिन अपन बोल सकते हैं क्योंकि गैसों के अणु प्रत्यास्थ दबाए भी जा सकते हैं, प्रत्यास्थता को गुण भी पाया जाता है। गैसों के अणु दीवारों से या पात्र से टकराने पर अपनी दिशा को भी परिवर्तित कर देते हैं। गैसों के अणुओं पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। गैसों के अणु जो होते हैं उनके द्वारा जो घेरा गया जो आयतन होता है गैसों के द्वारा, उनके कुल घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। ये गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत की कुछ बातें थी कि गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने अपने मत रखे थे। तो सभी के मत, कुछ जो मत एक से थे, सभी मतों को एक साथ उन्होंने रखा। तो सबसे पहले अपन एक एक करके दोबारा से दोहरा लेते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाएगा, कुछ नया भी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत में कि गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत में कि गैसों के अणु किस प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो गैसों के अणु गोलाकार होते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं गैसों के अणुओं के कि गैसों के अणुओं में गैसों का जो दाब होता है गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने से उत्पन्न होता है। जो गैसों का जो दाब होता है ना, गैस के दाब जो होता है ना, तो गैसों के अणुओं के इनके पात्र से टकराने से उत्पन्न होता है। अपन गैसों के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी गैसें बहुत अधिक संख्या में बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर ही बनी होती हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। इस प्रकार के आपके बिंदु 4-5 हो गए, आप इनको ध्यान रखें। अब अपन आ जाते हैं आदर्श गैस समीकरण पे। तो सबसे पहली बात यही आती है कि आदर्श गैस समीकरण कहते किसे हैं। तो आदर्श गैस समीकरण जो है वह क्या है। तो देखो, जिन गैसों को हम जानते हैं वो आदर्श गैसें नहीं है। तो सभी गैसें जिन्हें हम जानते हैं वो सभी गैसें वास्तविक गैसें होती हैं। लेकिन कुछ गैसें जो चार्ल्स के, आवोगाद्रो के और बॉयल के नियम का जो पालन करती हैं, उन गैसों को अपन बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। मतलब आदर्श गैसें मतलब वे गैसें हैं जो कुछ हद तक या कुछ समय तक बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का तथा आवोगाद्रो के नियमों का पालन करें। उन गैसों को हम आदर्श गैस कहते हैं। वास्तव में संसार में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। जिन्हें हम जानते हैं वो सभी गैसें वास्तविक गैसें हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण, यानी कि Pv बराबर nRT किस प्रकार सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आपका V अनुपाती 1/P, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर पहला नियम लिखा है बॉयल का नियम। फिर उसके बाद दूसरा नियम लिखा है जो चार्ल्स का नियम। कि चार्ल्स का नियम क्या था आपका कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आपका दूसरा नियम था। एक तीसरा नियम है जो है आवोगाद्रो का नियम, जो आप अभी पढ़ चुके हैं। कि आवोगाद्रो का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर गैसों की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब गैसों का
स्थिर ताप तथा स्थिर ताप पर गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होना चाहिए। तो अपना नियम हो गया आवोगाद्रो का नियम। तो तीनों समीकरणों को, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर V कॉमन चिन्ह अनुक्रमानुपाती आपका NT हो जाएगा, ऊपर नीचे P समझने के तौर पे। तो आपका हो जाएगा V अनुपाती NT/P। जैसे अनुपाती का चिन्ह जाएगा, एक गैस स्थिरांक आ जाएगा जिसको R बोलते हैं, तो V बराबर RNT। तो अपन ने NH में पहले लिख लिया, इसका तिर्यक गुणा कर दिया, तो PV बराबर NRT। यही आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण 3 नियमों के संयोग से बना है, जिसका नाम है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम तथा आवोगाद्रो का नियम। तो अब बात यही क्वेश्चन आता है कि आदर्श गैस किन्हें कहते हैं। तो आदर्श गैस जो गैस हैं पीवी बराबर एनआरटी का सभी ताप, दाब की या परिस्थितियों पर जो पालन करती हैं, उन गैसों को हम आदर्श गैसें कहते हैं। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। जिन गैसों को हम जानते हैं वो सभी गैसें हमारी वास्तविक गैसें होती हैं। फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन आ गया कि आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस में क्या अंतर है। तो आदर्श गैस और वास्तविक गैसों में अंतर देखिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आदर्श गैस का अपन पहली डेफिनेशन दे चुके कि मतलब आदर्श गैस कौन सी है, जो समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है, उन गैसों को अपन क्या कहते हैं, आदर्श गैसें कहते हैं। जबकि वास्तविक गैसें किन्हें कहते हैं, मतलब वे गैसें जो केवल वास्तविक गैसें निम्न ताप पर और उच्च ताप पर ही समीकरण का यानी कि P बराबर RT का पालन करती है, क्या कहलाती है, वास्तविक गैसें। यानी दिमाग में दोबारा से डाल लीजिए कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT का, किसका, PV बराबर RT का पालन करती है। जबकि वास्तविक गैसें जो हैं, वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर ही इस समीकरण का यानी कि PV बराबर NRT का पालन करेंगी। इन गैसों को हम वास्तविक गैसें कहते हैं। जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस का अस्तित्व है ही नहीं। जिन गैस जो आदर्श गैसें होती हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जबकि जो वास्तविक गैसें होती हैं, सभी गैसें वास्तविक गैसें और आदर्श गैस व्यवहार से कभी कभी ये धनात्मक तो कभी ऋणात्मक विचलन दर्शाती हैं। अब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के लिए आपको अगली कक्षा के लिए पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए राउल्ट का नियम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप केवल इतना ध्यान रखें कि सभी गैसें कैसी हैं, केवल इतना याद रखें कि वास्तविक गैसें हैं। अगली बात करते हैं, तो इनके गैस अणुओं का कुल आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में उल्लेखनीय या उपेक्षणीय माना गया, मतलब नगण्य माना गया। मतलब इन गैसों के द्वारा जो अपनी आदर्श गैसें, आदर्श गैसों के द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन होता है गैसों के द्वारा, इनकी तुलना में, कुल आयतन की तुलना में उपेक्षणीय यानी कि नगण्य माना गया। जबकि इनके द्वारा जो वास्तविक गैस होती है, इनके द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है, कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं पाया जाता। ये आपका हो गया वास्तविक गैस। अब आज एक पॉइंट है कि अपन बोलते हैं कि इनकी गैसों के अणुओं के मध्य आपस में कोई आकर्षण नहीं होता। जितनी भी वास्तविक गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, उन आदर्श गैसों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता। जबकि जितनी वास्तविक गैसें हैं, इन वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आदर्श गैस से मैं दाब कम कर दूं तो इनके मध्य आकर्षण बल होता है। तो आपके 1, 2, 3, 4 पॉइंट खत्म हुए और अब अपन अध्याय में आगे देखते हैं कि क्रांतिक ताप क्या है। पूछ रहा हूँ तो अपन देख रहे थे क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप की बात करते हैं तो देखिए, गैसें कभी कभी द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। अगर हम दाब बढ़ाएं तो सभी चीज़ें, मतलब सभी गैसें ऐसा कर सकती हैं कि दाब बढ़ा दें तो ये द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन इन सभी गैसों के लिए एक ताप निश्चित होता है। अगर इस ताप से अधिक ताप पर अगर किसी भी गैस को द्रवावस्था में, मतलब दाब बढ़ गया हो, तो कितना भी अधिक दाब डाल लें, लेकिन वो गैस कभी भी द्रवावस्था में नहीं बदल सकती। तो इस आधार पर हम आपको पहले एक डेफिनेशन देते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस, आप बोल सकते हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस ये क्रांतिक ताप है।
अगर 31 डिग्री सेल्सियस से कार्बन डाइऑक्साइड का ताप 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो दाब कितना भी अधिक बढ़ा दे, कितना भी अधिक दाब बढ़ाते जाए, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी द्रवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर दाब कम हो तो दाब चाहे थोड़ा कम हो जाए तो उस दाब पर वो गैस मतलब द्रवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगर आप कितना भी अधिक दाब डाल दें, उसका ताप अगर 35 डिग्री सेल्सियस कर दे जाए तो ये कभी भी द्रवस्था में नहीं बदलेगी। तो इसके आधार पर हम क्रांतिक ताप की डेफिनेशन बोलते हैं कि क्रांतिक ताप वह ताप है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर किसी गैस को द्रवित कराया जा सकता है, परंतु इस ताप के ऊपर गैस को कितना भी अधिक उच्च दाब लगाया जाए वो द्रवित नहीं कराया जा सकता है। ऐसे ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका क्रांतिक ताप कहलाता है। तो क्रांतिक ताप के बाद आपके चैप्टर में 2-3 पॉइंट बिंदु और बचे हुए जो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। आप अपना वर्क करते रहें और विद्यालय में आकर के हमसे संपर्क कर लें अगर किसी भी समस्या का समाधान हो।